स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं मेरे साथियों? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी दोस्तों। दोस्तों कभी भी हिम्मत मत हारना। काम बड़ा होता है तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और रिजल्ट भी फिर बड़ा ही आता है। तो आप लोग ऐसे ही मन लगा के मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। साथियों आज मैं आपको एक काम बताने जा रहा हूं। अगर वो काम आपने कर लिया तो आपका पीएचडी में एडमिशन पक्का। ध्यान से इसको समझिएगा। आप इसको अपने दिमाग में, अपनी नोटबुक में दोनों जगह नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाता है। वो सब मैं इसके अंदर में आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, ठीक है ना। क्या है वो टॉपिक अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसपे आप थोड़ा सा मेहनत करके अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं साथियों, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फोटो की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको कर देंगे किनारे, ठीक है ना। और फोकस करेंगे कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों वो ऐसी क्या चीज़ है जो पीएचडी एडमिशन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, और उसके बावजूद भी आपको एक चीज़ चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप नेट क्वालिफाई कर लीजिए, आप कितने भी अच्छे नंबर ले आइए, आप अच्छे नंबर ले आइए, आप नेट क्वालिफाई कर लीजिए, आप जेआरएफ कर लीजिए, और आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो पहला आपसे यही सवाल होगा कि भाई आपका प्रपोजल कहाँ है, आपका रिसर्च प्रपोजल कहाँ है, आपका शोध प्रस्ताव कहाँ है। अगर आपके पास उस समय शोध प्रस्ताव नहीं होगा तो आपको वो प्रोफेसर्स या सिलेक्शन कमेटी बोल देगी बिना शोध प्रस्ताव के आप क्या करने आए हैं, ठीक है। और बोल देंगे जाइए अगले साल प्रपोजल के साथ आइएगा, ठीक है ना। तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है रिसर्च प्रपोजल, क्या होता है दोस्तों? ये रिसर्च प्रपोजल, ये जो होता है शोध प्रस्ताव, ये आपका एक, आप प्रपोज करते हो कि भाई मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्या होता है, आप आपका इंटरेस्ट एरिया होता है, इंटरेस्ट एरिया होता है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, समस्या होती है, और आप इस पे क्या करना चाहते हो, समस्या पे क्या करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है ना। रिसर्च क्या होता है दोस्तों? कुछ खोज करना, क्या करना, खोज करना, पुनः खोज करना, ठीक है। या पहले जो खोजा जा चुका है, ठीक है ना, पहले कुछ खोजा जा चुका है तो उसमें नया खोजना, तो उसमें उसमें नया खोजना, नयापन, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, रिसर्च में क्या होना चाहिए, कोई समस्या होनी चाहिए, ठीक है। या आपका कुछ कोई समस्या होनी चाहिए, या उसके अंदर कुछ नयापन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती है रिसर्च प्रपोजल के अंदर में। आप एक एक दस्तावेज होता है, आप उसको लेके जाते हो और आप बताते हो कि सर मैं ये मेरा प्रपोजल है और मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये होता है रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। अब ये रिसर्च प्रपोजल जो होता है, ये होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर ये है
तो फिर बात आगे बनेगी, अदरवाइज वो आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये रिसर्च प्रपोजल होता है। अब इस रिसर्च प्रपोजल में होता क्या क्या है और ये कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, एक आकर्षक एक बढ़िया रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आप इसका फ्रंट पेज जो भी जैसा भी बना लीजिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर आपने लिखा क्या क्या है। ठीक है ना, अंदर क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब ये नहीं है कि रिसर्च प्रपोजल है तो आप जैसा मर्जी वैसा लिख देंगे, नहीं। सबसे पहले आपके पास कोई एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है ना, या पीछे कोई रिसर्च हुआ है, ठीक है ना, पहले कोई रिसर्च हुआ है, ठीक है ना, पहले कोई रिसर्च हुआ है और उसमें कोई कमी है, ठीक है, उसमें कोई कमी है, तो आप उस कमी को दूर करने के लिए या उस पहले जो कोई रिसर्च हुआ है उसकी समीक्षा के लिए भी रिसर्च कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं, आप ये ध्यान में रखना। आपका जो रिसर्च टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो समाज में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, और आप जब उस प्रॉब्लम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे या उस प्रॉब्लम के बारे में बताओगे तो उससे समाज को लाभ होगा। ठीक है ना, अगर वो कोई गंभीर मुद्दा है तो और अच्छी बात है, कोई अभी हाल में ही पैदा हुआ मुद्दा है तो और अच्छी बात है, या उस पर किसी ने कोई काम नहीं किया है तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप अपना टॉपिक चूज कीजिएगा। आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट है आपको, ठीक है ना, और उसमें आप ऐसी चीज़ें ढूंढ सकते हो जिन पे काम नहीं हुआ है, ठीक है ना, आप उन पे काम नहीं हुआ है तो आप उसके ऊपर पर्टिकुलर उस डायमेंशन के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर लोकतंत्र पे पहले शोध हुए हैं तो लोकतंत्र पे शोध ही नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर कोई रिसर्चर्स अपना एक उसका सोचने का प्रॉब्लम को सोचने समझने का एक तरीका होता है तो वो उसके तहत काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक रिसर्चर्स लोकतंत्र पे रिसर्च करेगा तो लोकतंत्र की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर देगा, नहीं, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है ना, तो आप जब भी कोई आपका जो या तो आपका कोई इंटरेस्ट एरिया होगा आप वहाँ से कोई रिसर्च टॉपिक ढूंढेंगे, या फिर समाज में कोई प्रॉब्लम है कोई समस्या है तो वहाँ से भी आप वहाँ से भी कोई अपने लिए रिसर्च का टॉपिक ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, अब सबसे पहले करना क्या होगा, आपको एक टाइटल लिखना होगा। क्या लिखना होगा, टाइटल लिखना होगा। टाइटल क्या होना चाहिए दोस्तों, है ना, अब आप कोई रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, आपका रिसर्च जो होगा अगर आप शोध प्रस्ताव या रिसर्च प्रपोजल की बात करते हो तो वो 7-8 पेजों का दस्तावेज है। तो 7-8 पेजों का दस्तावेज है तो उसका एक टाइटल भी होना चाहिए। अब जैसे आप हो, आपने बीए किया, एमए किया, फलाना किया, ढिकना किया, सब कुछ किया, लेकिन आपका एक टाइटल है, ठीक है ना, आप उस टाइटल से पहचाने जाते हो। उसी तरह से आपके रिसर्च का भी एक टाइटल होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप क्या बोलते हैं, नारियों की दशा का वर्णन कर रहे हैं तो नारी और राजनीति कर सकते हो, या फिर क्या बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था में नारियों की स्थिति, ठीक है ना, कि भाई नारियों को उतना आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपके पास एक बढ़िया टॉपिक होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे लोकतंत्र में नारियों की स्थिति, ठीक है ना, आपने ये टॉपिक बना लिया, शीर्षक बना लिया, लोकतंत्र में नारियों की स्थिति। अब अगर ये तो हो गया आपका टाइटल, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको सिर्फ अगर अब ये नारियों की स्थिति लोकतंत्र में वो हिंदुस्तान में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे नारियों की स्थिति का वर्णन इसमें शामिल करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई किसी विशेष क्षेत्र के संदर्भ में मैं इसका अध्ययन करूं तो आप लिख सकते हो भारत के संदर्भ में। ठीक है, भारत के संदर्भ में, ठीक है ना, या यहाँ पे किसी राज्य लिख सकते हो, भाई उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ठीक नहीं रहेगा, आप लोग भारत के संदर्भ में उपयुक्त रहेगा ये टाइटल। तो लोकतंत्र में नारियों की स्थिति भारत के संदर्भ में, ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपको अपना टाइटल बनाना है। टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके पूरे रिसर्च की जानकारी को एक क्या बोलते हैं सेंटेंस में बता दे। जैसे लोकतंत्र में नारियों की स्थिति,
अब इस टाइटल से ये स्पष्ट हो रहा है कि भाई नारियों की स्थिति का इस रिसर्च का मकसद है लोकतंत्र में नारियों की स्थिति का वर्णन करना, ठीक है ना, वर्णन करना, उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको उसको रखना और समीक्षा करना, ठीक है। तो ये एक आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे रिसर्च के बारे में पता चल जाए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आ जाता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। भाई आपको इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ बताना पड़ेगा इसके बारे में। तो आपको एक भूमिका तैयार करनी है। भूमिका में क्या होगा कि आप पास्ट में जो संविधान के अंदर में जो महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उनका वर्णन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं आप जो उनको 73वें 74वें जो आपका संविधान संशोधन हुआ है 73वां 74वां, ठीक है ना, ग्राम पंचायत और आपका नगर पालिका, उसमें नारियों की स्थिति को सुधारने के लिए 33% का आरक्षण दिया गया है। उसके अलावा नारियों को और भी शिक्षण संस्थानों के अंदर दिए गए हैं, आरक्षण दिया गया है, आप उसका जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। उसका जिक्र करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, भूमिका बनाएंगे कि भाई कहाँ कहाँ नारियों को प्रॉब्लम हो रही है लोकतंत्र में। अभी भी क्या बोलते हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं उसके अंदर नारियों को आपका उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि महज बहुत कम प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी खड़े करते हैं लोग, ठीक है ना। और जो खड़े भी करते हैं वो कौन खड़े करते हैं, जो बहुत फिल्म इंडस्ट्री से उठा लेते हैं या कोई गायक होता है वहाँ से उठा लेते हैं। तो आपको क्या आप इसकी भूमिका बना रहे हैं कि भाई ठीक है, वहाँ पे पहले तो आपने वर्णन किया कि भाई महिलाओं को क्या क्या मिला, ठीक है, उसके बाद महिलाओं को क्या क्या नहीं मिला, ठीक है ना, ठीक है। तो उसका वर्णन करना है कि भाई कहने के लिए नारियों को इसमें आरक्षण दे दिया गया लेकिन अभी भी राजनीतिक दल नारियों को उतना महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। आप कुछ आंकड़े दे सकते हैं, उठा के बैक से उठा के आंकड़े दे सकते हैं कि फलानी लोकसभा चुनाव के अंदर में सिर्फ इतने प्रतिशत महिलाओं को महिला उम्मीदवार खड़ा किया गया, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रस्तावना डालेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप लिख देंगे कि भाई हमें महिलाओं को भी साथ में लेके चलना है और लोकतंत्र, तभी सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा जब महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे आपका सांस्कृतिक या धार्मिक जो भी क्षेत्र हो, ठीक है ना, ठीक है ना। आप क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर में वो भी डाल सकते हैं कि अभी भी कई सारी महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश करने का नहीं था। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने शायद या हाई कोर्ट ने महिलाओं को ये अधिकार दिया कि वो कौन सा मंदिर था मुझे नहीं याद है, तो उसमें जाने का अधिकार दिया। तो आप इस तरह से एक भूमिका बांधेंगे, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और लास्ट में अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उद्देश्य क्या है भाई, आप अगर कोई शोध कर रहे हो ना तो उसके उद्देश्य तो होने चाहिए और कम से कम 4-5 उद्देश्य तो होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे आप महिलाओं को ही ले रहे हो तो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आप लिख सकते हो लोकसभा व राज्य सभा में महिलाओं की उपस्थिति का वर्णन, ठीक है ना, कर सकते हैं ना। इस तरह से कुछ बना सकते हैं कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितनी सीटें दी गई हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों में महिलाओं का की उपस्थिति, ठीक है ना, दलों में महिलाओं की उपस्थिति, समाज में महिलाओं की क्या उपस्थिति है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है ना। समाज में भाई आज भी प्रतिसत्तात्मक समाज है हमारा, है ना। समाज में महिलाओं की दशा का वर्णन करना, ठीक है ना, करना का वर्णन करना। ये क्या है आपके क्या है आपका, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपके उद्देश्य हैं। आप क्या कहते हो, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की उपस्थिति का वर्णन करना, ये आपका उद्देश्य है, ठीक है ना। ताकि लोगों को पता चले, गवर्नमेंट को पता चले, लोगों को पता चले कि आज भी भाई लोकसभा के अंदर में, राज्यसभा के अंदर में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है, ठीक है ना। राजनीतिक दलों में महिलाओं की उपस्थिति का वर्णन का कि भाई राजनीतिक दल जो है वो महिलाओं को उतना महत्व नहीं देते हैं। कहने के लिए 2 4 5 10
महिलाओं को सीट दे दी, लेकिन नहीं, महिलाओं को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है, ठीक है ना। समाज में महिलाओं की दशा का वर्णन करके, भाई आज भी समाज में हमारा पितृसत्तात्मक समाज है। समाज परिवार का मुखिया अगर बोल देता है तो फलाने को वोट देना है, तो उसी को ही वोट दिया जाता है। तो आप इसका भी क्या करोगे, इसका भी वर्णन करोगे कि भाई तो आपका ये क्या हो गया, ये भी उद्देश्य हो गया। इसके अलावा आप और बाकी सारे डायमेंशंस पे काम कर सकते हो कि भाई महिलाओं को क्या बोलते हैं, आपका और जो राजनीतिक या प्रशासनिक वो है, उसके अंदर महिलाओं की स्थिति का वर्णन करना। तो इस तरह से आपको कुल मिला के, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास कुछ 4-5 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछेगा ना, वो सीधे यही पूछेगा कि भाई आपके शोध के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्यों ये शोध करना चाहते हो। तो आप कह सकते हो कि सर मैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है, तो इस वजह से मैं ये शोध करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की संख्या बहुत कम है और इसको बढ़ाना मेरा उद्देश्य है, सरकार के सामने इस प्रॉब्लम्स को लेके आना, ठीक है। दलों में महिलाओं की उपस्थिति कम है, आप कह सकते हो कि सर जब दलों के अंदर ही महिलाएं दल जब महिलाओं को नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, तो कैसे लोकसभा राज्यसभा में महिलाएं पहुंचेंगी कैसे, उनका प्रतिनिधित्व कैसे प्रतिनिधि कैसे महिलाओं का जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए ज़रूरी है कि दलों के अंदर में भी 33% या जो भी परसेंटेज है उसको निर्धारित कर दिया जाए कि इतने परसेंट महिलाओं को तो वोट में उम्मीदवार खड़े करने ही करने हैं, ठीक है ना। समाज में महिलाओं की दशा का वर्णन करना है कि क्या आज़ादी के आज 70 साल बाद भी 73 साल बाद भी महिलाओं को वो दर्जा मिला है या नहीं मिला है, या आज भी हम क्या बोलते हैं, पुरुष प्रधान देश में ही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप अपने प्रपोजल में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उपयोगिता, भाई आप अपना रिसर्च कर रहे हैं तो इसकी उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है। अगर आप इस शोध से करते हैं तो इससे समाज को क्या कुछ फ़ायदा होगा, तो जी बिल्कुल, इस शोध से बिल्कुल फ़ायदा होगा। इस शोध से फ़ायदा होगा कि हम महिलाओं को महिलाओं की उपस्थिति लोकसभा राज्यसभा में बढ़ा सकते हैं, राज्यसभा में बढ़ाना, ठीक है ना। राज्यसभा में बढ़ाना, सभा में बढ़ाना, ठीक है ना, बढ़ाना। मेरा क्या उद्देश्य है कि भाई मैं इस रिसर्च के द्वारा बताना चाहता हूँ समाज को कि महिलाओं की की उपस्थिति बहुत कम है, तो महिलाओं की लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थिति बढ़ाया जाए ताकि महिलाओं को भी शासन में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, ठीक है ना। तो ये उपयोगिता है, ठीक है ना। पुरुष समान जो पुरुषों का जो महिलाओं पर अत्याचार होता रहता है पुरुष प्रधान की वजह से, तो उसको वहाँ पे ये मेरा शोध बहुत काम करेगा, ताकि लोगों को पता चलेगा, औरतों को उनके अधिकारों से जब अवगत करवाया जाएगा, तो वहाँ पे भी महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। तो ये कुछ उपयोगिताएं होनी चाहिए, 3-4 यूटिलिटी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर आता है साहित्य सर्वेक्षण कि भाई आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपने अपने शोध से संबंधित जो भी बुक्स, ठीक है ना, क्या बुक्स पढ़े हैं, ठीक है ना, न्यूज़पेपर्स पेपर्स पढ़े हैं या कोई आर्टिकल पढ़ा है, तो वो सारे आपको इसमें वो आपके सारे इसमें आ जाएंगे साहित्य सर्वेक्षण के अंदर में। क्यों? क्योंकि आपसे जो आपका सिलेक्शन करने वाली कमेटी होगी वो आपसे पूछेगी कि भाई आपको ये प्रॉब्लम मिली कहाँ से, तो आप कहोगे सर मैंने फलाना बुक पढ़ी, ठीक है ना, फलाना बुक पढ़ी, उसके अंदर ये प्रॉब्लम मुझे मिली, ठीक है। या मैंने न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो वहाँ पे मेरे को ये प्रॉब्लम मिली, या मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई महिलाओं की स्थिति आज भी लोकतंत्र में अच्छी नहीं है, तो वहाँ वहाँ से मेरे को ये मिला, ठीक है ना। और दूसरा किस बुक का क्या निष्कर्ष था, ठीक है ना, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भाई इस जो आपने ये साहित्य पढ़ा कि भाई महिलाओं का 21वीं सदी की महिलाएं, आपने ये आर्टिकल आपका बुक पढ़ा तो इसका निष्कर्ष क्या था, तो आपको निष्कर्ष पता होना चाहिए कि इसके अंदर बुक राइटर ने क्या निष्कर्ष निकाला, ठीक है ना। तो वो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, मेरा भी इंटरव्यू हुआ था तो मेरे से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। साहित्य सर्वेक्षण के बाद परिकल्पना कि भाई आपने कम से कम 8-10
न्यूज़पेपर, और आपका क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लिया आपने, आपका बुक्स पढ़ ली आपने, क्या बोलते हैं, आपका जनरल्स वगैरह पढ़ लिए, है ना। तो आप कुछ निष्कर्ष देंगे ना, आपकी परिकल्पना क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए, मेरी परिकल्पना है कि महिलाओं की परिस्थिति के सुधार करने के लिए उनको चाहे आपका राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आपका आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, उसमें उनको उपयुक्त क्या बोलते हैं, प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। या आप परिकल्पना कर सकते हो कि उपयुक्त जनरल पढ़ने के बाद मेरी ये परिकल्पना है कि महिलाओं को उनका क्या बोलते हैं, उनको जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार नहीं मिले हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी परिकल्पना है, ये आपके दिमाग से निकलेगी, ठीक है। क्या है, ये आपकी परिकल्पना है और ये आपके दिमाग से निकलेगी। आप कुछ निष्कर्ष निकालोगे, आपका दिमाग सोचेगा समझेगा, कहीं पे पहुंचेगा तो वो आपकी परिकल्पना बन जाएगी, ठीक है ना। आपकी परिकल्पना ये भी बन सकती है महिलाओं को लेके कि महिलाओं क्या बोलते हैं, महिलाओं को आज 21वीं सदी में आ जाने के बावजूद भी महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिले हैं, वो क्या बोलते हैं, प्रशासनिक अधिकारों से वंचित हैं, वो फलाना अधिकारों से वंचित हैं, वो सामाजिक अधिकारों से वंचित हैं, XYZ। ये कुछ भी परिकल्पना हो सकती है, ठीक है ना। ठीक है, अब परिकल्पना तो आपने बना ली, फिर उसके बाद क्या है कि एक प्रश्न शोध प्रश्न बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, शोध प्रश्न बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी इसको लेती हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, कुछ लोग महत्व देते हैं, कुछ लोग महत्व नहीं देते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो महत्व देती है कि शोध प्रश्न होना चाहिए। तो आप एक शोध प्रश्न बना देंगे कि भाई क्या 21वीं सदी के अंदर महिलाओं क्या बोलते हैं, आप जब अपनी परिकल्पना तैयार कर लेंगे तो आपका एक रिसर्च पर्सन बन जाएगा। आपका रिसर्च पर्सन ये भी बन सकता है कि भाई 21वीं सदी में महिलाएं क्या अधिकारों से वंचित हैं। तो इस तरह का एक शोध प्रश्न बन जाएगा। या फिर क्या बोलते हैं, 21वीं सदी की महिलाएं अभी भी अधिकार से वंचित हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ एक शोध प्रश्न तैयार हो जाएगा, उसी को शोध प्रश्न या रिसर्च क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी शोध विधि कि भाई आपने परिकल्पना का निर्माण तो कर लिया, अब वक्त है आप अपनी परिकल्पना का चेकअप करें, उसको जांचें, उसको परखें। तो उसके लिए क्या करना होगा कि दोस्तों आप शोध विधि मेथड यूज करना पड़ेगा, आपको क्या मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अंदर वो सारी चीज आ जाएगी कि भाई आप जो अपना रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी विधि यूज करेंगे, आप कौन सा डाटा यूज करेंगे, आप प्राइमरी डाटा यूज करेंगे, ठीक है ना। प्राइमरी डाटा यूज करेंगे या सेकेंडरी डाटा यूज करेंगे, सेकेंडरी डाटा यूज करेंगे। अगर प्राइमरी डाटा यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, या फिर क्या करेंगे, आप प्रश्नावली मेथड अपनाएंगे, ठीक है ना। कि भाई आप प्रश्न एक पर्चे पे प्रश्न लिख के बांटेंगे। सेकेंडरी डाटा में आप क्या क्या लेंगे, आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, ठीक है ना। आपका साहित्य, जो उससे संबंधित साहित्य हैं, उन साहित्य ले सकते हैं, ठीक है ना। और पहले कोई जो इस पे काम हुए हैं उससे संबंधित सोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्राइमरी डाटा है। प्राइमरी डाटा आपको खुद कलेक्ट करना होगा, जाके आपको खुद जाना पड़ेगा। और सेकेंडरी डाटा होगा, पहले किसी ने शोध किया होगा तो वहाँ से आपको ये सेकेंडरी डाटा मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब सेकेंडरी डाटा जैसे कि क्या बोलते हैं, आप आज़ादी के बाद से, जब से चुनाव हुए हैं तब से लेके अब तक के लोकसभा का या विभिन्न राज्यों में विधानसभा का डाटा निकाल लेंगे कि भाई कितने प्रतिशत महिलाएं लोकसभा में या विधानसभा में गई, कितने प्रतिशत पुरुष गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये एक डाटा निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो आपको इस तरह से काम करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, आप ये यूज़ कर लेंगे, आपका जो डाटा होगा वो कौन सा होगा, मात्रात्मक होगा या गुणात्मक होगा, ये भी आपको बताना पड़ेगा, मात्रात्मक होगा या गुणात्मक होगा, ठीक है ना। क्वालिटेटिव होगा या आपका क्वांटिटी होगा, ठीक है ना, वो बताना पड़ेगा आपको। आपको क्या बोलते हैं, आपकी डाटा कलेक्शन जो होगा वो मेथड कौन सा होगा, डाटा कलेक्शन मेथड, ठीक है ना, डाटा कलेक्शन मेथड कौन सा होगा। तो आप उसमें आप उसके अंदर लिख सकते हो कि भाई आपका स्वदेश्यपूर्ण विधि है,
या आपका क्या बोलते हैं और कोई मेथड है, तो आप उसके अंदर ये सब लिखोगे। आप समय लिख दोगे कि भाई समय कितना लगाऊंगा मैं इसके अंदर में, 3 वर्ष या 4 वर्ष, ठीक है ना, 4 वर्ष। आप एरिया लिख सकते हो कि भाई एरिया आप किस एरिया में करोगे, आप कितने कहाँ से सैंपल कलेक्ट करोगे, ठीक है ना, कि इट्स मीन कि आप ग्रामीण इलाके में करोगे या शहरी इलाके में करोगे ये शोध, ठीक है ना। उसके उसका एरिया क्या होगा कि भाई आप क्या करोगे, कितना डाटा कलेक्ट करोगे, कि भाई आप 10,000 लोगों पे ये शोध करने वाले हो, ठीक है ना, या 5,000 लोगों पे शोध करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें लगभग आपकी शोध विधि के अंदर में आ जाएगी, ठीक है ना। इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी भाई आपको शोध करना कैसे, आपको मेथड कौन सा यूज़ करना है, आपको डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, कितना टाइम लेना है, कितना सैंपल्स लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर शोध विधि के अंदर में आ जाएंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद संदर्भ ग्रंथ आ जाता है कि मतलब रेफरेंसेस बुक्स, कि मतलब आप इस शोध को अभी आपने जो इसमें दो चीज़ें हैं दोस्तों। एक तो आपने जो रिसर्च रिसर्च पेपर तैयार किया है ना, पेपर, उसके लिए आपने जो बुक्स पढ़ी हैं वो आ जाएंगी। और ये बुक्स आपको आगे जब आप अपना रिसर्च रिसर्च आगे बढ़ाओगे ना, तो वहाँ पे भी ये बुक्स आपको हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा संदर्भ ग्रंथ। इसके अंदर आपने इससे संबंधित जो भी न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो पहले तो न्यूज़पेपर का टाइटल क्या था, कि जैसे क्या बोलते हैं महिला जैसे कि किसी विधान मंडल में महिलाओं की स्थिति, ठीक है ना, महिलाओं की स्थिति, ठीक है ना। ये एक न्यूज़ प्रकाशित हुई, इसको लिखा अमन कुमार ने लिखा, अमन कुमार ने लिखा, और अमन कुमार कुमार, ठीक है। अब एनबीटी में लिखा, जैसे एनबीटी, एनबीटी वाले प्लीज़ बुरा मत मानना, मैंने बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। न्यू भारत टाइम्स पे लिखा, डेट लिखी 25/11/20, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। विधानमंडल में महिलाओं की स्थिति, अमन कुमार ये राइटर हैं आपके, लेखक, ठीक है, एनबीटी न्यूज़पेपर, और 25/11/20 में, ताकि ये क्लैरिटी बनी रहे कि ये भाई ये न्यूज़ कब छपा था और कब लिखा था, ठीक है ना। अगर किसी ने पहले से रिसर्च किया है तो रिसर्चर का नाम, टाइटल, ठीक है ना, टाइटल, रिसर्चर का नाम, किस विभाग से है वो, ठीक है, ये लिख देंगे, ठीक है। विश्वविद्यालय का नाम लिख देंगे, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं डेट लिख देंगे कि भाई किस दिन ये प्रकाशित हुई है ये रिसर्च, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक संदर्भ ग्रंथ बना लेंगे। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एक बढ़िया आपका प्रपोजल बना लिया है, और आपको उस प्रपोजल के बारे में सब कुछ पता है, आपको रिसर्च मैथोडोलॉजी पता है, जो जो आप रिसर्च मेथड अप्लाई करेंगे, आपको उसके बारे में पता है, आपने जो जो संदर्भ ग्रंथ उठाए हैं, रेफरेंसेस बुक्स पढ़ी हैं, तो साहित्य का अवलोकन क्या है उसके बारे में अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, आपकी परिकल्पना परिकल्पना पे तो इतना नहीं, आपसे ये इतना पूछेगा कि भैया आपकी परिकल्पना क्या है। तो उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे आपसे कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो उसके बाद आपका सिलेक्शंस पीएचडी में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास एक बढ़िया सा टॉपिक होना चाहिए, और फिर आप उसका क्या करेंगे, एक रिसर्च पेपर तैयार कर, रिसर्च पेपर नहीं, रिसर्च आपका शोध प्रस्ताव, ठीक है ना, वो तैयार कर लेंगे। तो रिसर्च प्रपोजल आपका तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये आप जब भी कोई आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, नेट जेआरएफ क्लियर करेंगे, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना ही होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रख लीजिए कि आपके पास एक बढ़िया सा अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा काम था आप लोगों को ये बताना, मैंने आप लोगों को ये क्लियर कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए तो मैं बता देता हूँ। आप 9910810705 पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को अपने आप ज्ञान गंगा पे आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो अभी के लिए है इतना ही, है ना। तो आप लोग तैयार कीजिए अपना रिसर्च प्रपोजल, बिना रिसर्च प्रपोजल के तो कुछ होगा नहीं। चलो।